एक्शन के लिए तैयार है दो खास महानुभाव एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आज जुड़ रहे हैं हेमांग जानी साहब और साथ ही साथ मेहुल कोठारी साहब को दोनों का करेंगे स्वागत। उससे पहले स्वागत जय ठक्कर का है, कैश का ऑप्शन लेकर हैं तैयार। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने का इरादा रखते हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू दीप। अनिल जी, एक मार्केट में आज अगर आप देखें तो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, बट डिस्पाइट दैट अगर बैंक निफ्टी में हम देखें अनिल जी तो डेटा पॉजिटिव है एंड यहाँ पे निफ्टी में भी है डेफिनेटली 17,700 इमीडिएटली एक सपोर्ट है, बट बैंक निफ्टी में अनिल जी 42,500 600 की रेंज ये जो निकाली कल उसने, हमने कल कॉल ऑप्शन दिया भी था उसका, अच्छा उसमें मुनाफा हुआ और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर क्लोज होने के कारण बैंक निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स 43,000 अनिल जी इमीडिएटली। एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें अनिल जी, आज तो अभी भी और 3 दिन है इंक्लूडिंग टुडे, सो यहाँ पे मैं 43,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड करूंगा। जो 87 पर अनिल जी अभी ट्रेड कर रहा है इसको हीरो या जीरो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। IB लो है, प्रीमियम कम है, तो एक अच्छा एडवांटेज अगर उसका आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। 87 रुपीज़ पर मिल रहा है, 25 का लॉट है तो जीरो का या रखे स्टॉप लॉस। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,200 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से इमीडिएटली मूव आता है अनिल जी तो इसकी जो प्राइस है लगभग 178, ये पहला टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 246। सो 178 एंड 246 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। रिस्क और पर्सपेक्टिव ये मुझे सही लग रहा है एंड आउट ऑफ द मनी है थोड़ा, तो अनिल जी आप इसमें ट्रेड में बने भी रहेंगे अगर आज मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह भी गया तो। ओके, तो 43,000 का कॉल ऑप्शन परसों की एक्सपायरी वाला लेना है, 87 रुपए के आसपास लीजिए। 178 और 246 ये दो टारगेट है निफ्टी बैंक के 43,000 के कॉल ऑप्शन में। अब इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है क्योंकि इसे माना जाएगा हीरो या जीरो ट्रेड। 87 रुपए की रिस्क आप लेके इतनी पॉइंट की ले रहे हैं जो तो आप हमेशा लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो सर मूव वो ये बैंक्स आज फिर से संभाल रहे, थोड़ा निफ्टी वापस उतार चढ़ाव दिखा रहा है बट बैंक्स अपनी मूव रख रहा है बरकरार। बिल्कुल वही जो सुबह आप बात कर रहे थे। यस, आ रहा है उसका एक्शन। एसपीएल में आइए दो खास मेहमान है तैयार, बिल्कुल के साथ स्वागत। स्वागत है हेमांग सर का और साथ ही मेहुल कोठारी जी का भी। हेमांग सर, शुरुआत आप करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल था बिफोर वी मूव इनटू दिस। अरे सर प्लीज। आपने ना अभी तो सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे एक ट्वीट में एक पिक्चर डाली हुई थी। जी जी। तो उसमें आपके हाथ में एक फ्रेम था, तो अगर आप बता पाए कि वो क्या फ्रेम था और क्या ओकेजन था जहाँ पे आपने ये फोटो खिंचवाई तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। 94 में मुझे एक बार उनके साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला था, तो उसका हाँ, और वो उसी की फ्रेम थी और वही मैंने बाद में हमें वो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिले थे, तो तब मैं नया नया सीए हुए था। अच्छा हाँ, अच्छा सीए बनने के बाद? हाँ बाद के, हाँ सीए बनने के बाद का है, तो 93 में हो गया तब वो। और वैसे उनकी फोटो भी उस जमाने में दीप वो वैसे कैमरा होते थे आपके रोल वाले हाँ। तो मैं मेरे दो दोस्तों को साथ में लेके गया था कि ताकि वो फोटो वोटो खींच। अच्छा। सो हालांकि ये वो फ्रेंडली मैच टाइप का था। हाँ। तो उसमें वैसे मेरे पास वो फोटो भी है जिसमें मैंने उन्हें आउट किया है। आपने आउट भी किया? वो सब मस्ती भी खेले थे, इट वाज नॉट सीरियस मैच वैसा, बट फिर भी वैसी फोटो भी है। वो भी एक बार कभी दिखाई, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट निकालनी पड़ेगी एकदम। हाँ, तो ये ओकेजन था, तो एक फ्रेंडली मैच जैसा था, तो वहाँ खेलने गए थे तब। जब उसके बाद में फिर हुआ ये कि एम्पायर ने नो बॉल दे दी। अच्छा। लेयर्स है स्टोरी में। उसके बाद एक और, उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर ने मेरे लिए लगातार 3 बॉल पर 3 4 मारे। वो भी बड़ी बात नहीं है, एक ही हाथ से मारे थे। उन्हें लगा कि मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया। तो बड़ा बहुत मजेदार गेम था वो, मजा आया। तो ये इसकी पीछे की कहानी है। मैं कभी एक दिन ऑफिस में लाके आपको फोटोज दिखाऊंगा। जरूर ऐसा है, सब देखना चाहिए। हाँ, वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, मेरा एक सजेशन है जी। आप उनके साथ क्रिकेट खेले, अभी
आप उनको चैनल पे बुलाइए, आपके साथ एक दिन एंकरिंग करने के लिए। अरे क्या बात है, तो हमारा सौभाग्य होगा, मजा आएगा। भगवान साक्षात बैठकर दर्शन दे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और मैं कल फिर से जो कल बात कही, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, हेमांग सर, मैं पूरे दिन भर उनके साथ था, लेकिन इतनी बड़े सेलिब्रिटीज, इतने विनम्र, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, और सबको आके बता रहे थे ऐसा खेलिए, वैसा खेलिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब ऐसे लोग बनना और मिलना ही मुश्किल है। तभी वो सचिन है। तभी वो सचिन है। नहीं, सक्सेसफुल बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं वो अकेले, उनसे कम उनसे ज्यादा बहुत होंगे, लेकिन जो लोगों में एरोगेंस आ जाती है ना, जो इतने बड़ी जगह पर पहुंचने के बाद जो विनम्र, वो बहुत बड़ी चीज है। सोचो वो आदमी जब ग्राउंड पे उतरता है, 100-125 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ लेकर उतरता है हमेशा, हर बार, और हर बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पूरे देश में इतने रायचंद हैं, राय देने वाले, मतलब अरे यार सचिन ने ऐसे मारा, ऐसे नहीं वैसे मारना चाहिए। मतलब उनके अलावा सबको पता है कि वो बॉल कैसे खेलनी चाहिए थी जिनको वहां भेजा गया है। सो हम राय देने में इतने एक्सपर्ट हैं। इसके मामले में एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 4 तरह के लोग हैं, जिसमें 3 तरह के तो बहुत मिल जाते हैं। हेमांग सर ध्यान से सुनिएगा आप भी, 3 तरह के तो बड़े मिल जाते हैं। एक तो रायचंद, जब चाहो राय देंगे, करेक्ट, बिना मांगे देंगे। आप बोलो मेरे पेट में दर्द है, 4 दवा बता देंगे, तुम तैयार रहते हैं। वो 4 दवा बताने वाले ज्ञानचंद है। अच्छा उनके पास दुनिया भर हर चीज का ज्ञान है, भले उन्हें कुछ आता ना, ज्ञान हर चीज का है, ठीक है। तीसरे उनसे और महान, उनने राय ज्ञान उसके साथ हुक्म भी देंगे आपको, हुक्मी चंद, ये करो, वो करो, वो करो, आपको आदेश दे देंगे, आप ये करो। करेक्ट। चौथी तरह के मिलते नहीं है। कौन से? कर्मचंद, काम करने वाले, तो अगर हम सब लोग कर्मचंद बन जाए, खुद काम करने लगे, तो बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास रायचंद, ज्ञानचंद, हुक्मीचंद बहुत है, कुछ ज्यादा है वैसा। जी हेमांग सर बताएं। So thank you so much, sir, for sharing that incident. It was really nice. Thank you, and, अभी SPL मिड कैप में जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर से, और उसका नाम है प्रेस्टीज एस्टेट। प्राइस टारगेट उसका 675 है। तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर था, उसमें उतार चढ़ाव हमने बहुत देखे पिछले 1 साल में, और हालांकि सेक्टर अच्छा कर रहा था, पर स्टॉक्स जो है वो इतने मोमेंटम में नहीं थे। और रिसेंटली उसके अंदर एक मोमेंटम चालू हुआ। हमारी 2 कंपनी से बातचीत भी हुई, एक गोदरेज प्रॉपर्टी थी, दूसरी लोढ़ा थी। तो जो वहां पे आउटलुक देखने को मिल रहा है वो काफी बढ़िया है। तो उसमें हमने ये पर्टिकुलर कंपनी को चुना है, जो पहले एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी हुआ करती थी, बट बाद में उन्होंने अपना जो कारोबार है वो बाकी रीजन्स में भी अच्छे से प्रोग्रेस उसमें किया है। और बॉम्बे में पर्टिकुलरली जो उनका प्रोजेक्ट्स था, उसमें एक्सपेक्टेशन के सामने ग्रोथ बढ़िया आ रही है। और अनिल जी, इसका टेक्निकल जो सेटअप है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। प्राइस टारगेट 675। 675 प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हेमांग सर की तरफ से आती हुई। बहुत ही बढ़िया स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, और टारगेट रखें आप 675 का 465 से। आइए जरा एक बार राय ली जाए मेहुल कोठारी साहब से भी। मेहुल सर बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज हमारी एसपीएल में जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है सोना कॉम्स, जिसको सोना BLW भी कहा जाता है। 460 के आसपास का भाव है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हो गया है 700-750 के आसपास के लेवल से, और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इसी साल में इसने बनाया है 400 के आसपास। तो 400 के स्टॉप लॉस से बाइंग करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म की अवधि से इसका टारगेट रहेगा 550 का। 550 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सोना BLW एक और स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ कुछ बेहतरीन स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं यहां पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से। यहां पर टेक्निकल कॉल है, तो एक स्टॉप लॉस 400 का लेकर आप चल सकते हैं। बढ़ते आगे और एक बार जरा जल्दी से कमोडिटी बाजार के एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। दीप हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। दीप, कैसा है मामला? मामला अच्छा है अनिल जी। एक तो रुपए में आप देख ही रहे हैं, कल अच्छे पुल बैक के बाद आज स्टेबल है। 3-4 पैसे मजबूत खुला था, अभी आपको 2 पैसे कमजोर दिख रहा है, बट ठीक है, स्टेबिलिटी है। 1 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही रुपया ट्रेड कर रहा है। 1 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल के बाउंस बैक के बाद आज कच्चा तेल थोड़ा सुस्त है, 20-30 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 64.70 के लेवल पर। नेचुरल गैस में आपको 1.5% का कट दिखेगा। सोना 60,000 के पार वापस आकर एकदम फ्लैट हो चुका है। कोई बड़ी मूव सोने में सुबह से नहीं आई
आई है और ना ही सिल्वर पर आपको कोई बड़ा एक्शन दिख रहा है। 70-80 रुपए नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो अगेन कोई बड़ी मूव यहां पर भी नहीं आ रही है। बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर, आज थोड़ा बाउंस बैक यहां पर आते हुए दिख रहा है। सुबह हम देख भी रहे थे कॉपर पॉजिटिव खुला था, अभी भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है, बट जिंक, लेड और एल्यूमिनियम यहां पर भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा बेस मेटल्स में पॉजिटिव एक्शन है, बाकी कमोडिटीज ज्यादातर आपके लिए दायरे में ही बनी हुई हैं। आज दो स्पेशल शोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए 11:30 बजे। एक तो एमएसपी से कम बढ़ेगा गम, जिस तरह से हम देख रहे हैं सरसों की खबरें अब मिनिमम सेल प्राइस एमएसपी के नीचे आ गई हैं और नीचे बड़ी कीमत से आई हैं। 15% नीचे एमएसपी की यहां पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो क्या कीमतों में गिरावट और बढ़ेगी और लगातार भाव अगर गिर रहे हैं तो फिर इस पर सरकार क्या कदम उठा सकती है, इस पर होगी चर्चा। तो सरसों के दाम की गिरावट पर बात करेंगे। एमएसपी से कम बढ़ेगा गम और 60 पर क्यों सन्नाटा है, सोने पर फोकस करने का वक्त आ गया है, क्योंकि देख रहे हैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 61,400 का रिकॉर्ड है, जरूर बना था सोने में, वहां से थोड़ा करेक्शन भी आया, बट काफी समय से अब 60,000 के दायरे में सोना ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, कब लौटेगा एक्शन और किस तरफ होगा एक्शन, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ, ये होने वाला है हमारा बड़ा फोकस। तो दो खास शोज आज आ रहे हैं आपके लिए। 60 पर क्यों सन्नाटा है 11:35 पर, और एमएसपी से कम बढ़ेगा गम 11:26 पर। जरूर जुड़िए जी बिजनेस पर कमोडिटी स्पेशल के लिए। आइए 10 की कमाई कुछ और स्टॉक्स लेने का भी वक्त है। लेते हैं हिमांशु जी से उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। हिमांशु जी बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? यहाँ पर KRBL मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा सेटअप बनता है और मुझे लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। हमने देखा कि जिस तरह से रिकॉर्ड राइस एक्सपोर्ट्स का नंबर्स अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखने को मिले थे, क्लियर कट कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग डिमांड है। मॉनसून को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी हुई है इस साल, और ये स्टॉक्स एक रीजनेबल करेक्शन के बाद एक काफी अच्छी सपोर्ट्स के आसपास हैं। तो KRBL का चार्ट सेटअप मुझे काफी अच्छा लगता है। 394 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 385-390 तक इसमें एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह है। 360 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 425 और 440 रुपए तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो KRBL 10 की कमाई के लिए आज पोजिशनल तौर पर खरीदारी की सलाह। ओके, तो KRBL 10 की कमाई के लिए पोजिशनल कॉल आपके लिए आ रही है, खरीदारी इस पर करने की जरूरत है और अच्छे टारगेट आ रहे हैं 425 से 440 के। रिसेंटली थोड़े राइस की शॉर्टेज को लेकर भी बात चल रही है, तो ये स्टॉक रेडार पर आया भी है। ग्लोबली बात की जा रही है कि राइस की शॉर्टेज है। राइस ही नहीं, शुगर इस पर भी रखे नजर, कॉफी यहां पर भी रखे नजर। इन दामों में बड़े उछाल आ रहे हैं, तो कुछ एग्री कमोडिटीज बढ़िया मूव दिखा रही हैं, बट बाकी एग्री कमोडिटीज में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। बट एग्रो केमिकल स्पेस यहां पर भी आपको थोड़ा एक्शन आ सकता है और स्पेशली आज फोकस में है एग्रो केमिकल कंपनियां। क्या है नया ट्रिगर, आइए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। आशीष चतुर्वेदी हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे? दीपांशु देखिए, आज आपको एग्रीकेमिकल मेजर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कारण ये कि इजराइल की एक बड़ी कंपनी है आडमा जिसका नाम है, यहाँ पर अगर आप देखें तो तिमाही नतीजे जारी हुए, नतीजे काफी हद तक कमजोर है। बड़ी ग्लोबल जायंट कंपनी है, 100 से ज्यादा देशों में कारोबार है इनका, और इसके जो नतीजे हैं काफी हद तक यहाँ पर कमजोर देखने को मिल रहा है। खास बात है कि इजराइल की कंपनी है, चाइनीज लिस्टेड है। अब आपको इसके नतीजे बताऊं, इसमें देखिए आय में 11% की आपको गिरावट देखने को मिली थी। कामकाजी मुनाफा 18% घटा था। मार्जिन अगर आप देखें तो करीब 1% घटे थे, 14% से घटकर 13%, और मुनाफा भी अगर आप देखें तो $7.5 करोड़ से घटकर केवल $2.2 करोड़ के आसपास रह गया। यानी हर पैमाने पर आप देखिए नतीजे काफी कमजोर थे। और खास बात है कि नॉर्थ अमेरिका में भी जो सेल्स है इसमें 25% की गिरावट देखने को मिली। एशिया पैसिफिक में करीब 12% की सेल्स यहाँ पर घटी है, गिरावट हुई है सेल्स में। इसी के चलते हम देख रहे हैं जितनी भारतीय ग्लोबल प्लेयर्स हैं इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो ये भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, ये मान रहे कि इन्वेंट्री पाइलअप जो है काफी ज्यादा हो गया है और वहीं से बिक्री देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देखें तो जो दुनिया भर में थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जो क्रॉप के प्राइजेस हैं वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले तो काफी घटे हैं। इसके चलते भी फार्मर सेंटिमेंट्स पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 साल के एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी कीमतें ऊपर है, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट्स थोड़े ठंडे हो गए हैं इसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो नतीजे कमजोर आने के बाद यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज, ये दो एफएनओ की स्पेस की कंपनीज हैं, जहां पर अगर आप देखें तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी अच्छा है, तो इसी का असर देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। और
नतीजे भी हमने देखा है कमजोर ही आए हैं, जिसकी वजह से इन दो काउंटर्स पर स्पेशली आपको थोड़ी कमजोरी दिख रही है। यूपीएल की हमने ओपनिंग पे बात करी थी। वागिर साहब एक बार पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें। आई थिंक लास्ट वीक भी एक दो सेशंस ऐसे थे जब केमिकल्स में भारी गिरावट आई थी और उसमें पीआई इंडस्ट्रीज गिरावट को लीड कर रहा था। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? दीपांशु, थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। बेसिक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 3200 का रेजिस्टेंस है, वहीं पर जाके परसों इसका टॉप 3209 का है और अभी करंट लेवल पे मुझे लगता है ये 3000 तक आएगा, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ब्रॉडली 2900 3200 ये रेंज है। ये रेंज के बियॉन्ड मुझे कुछ दिखता नहीं है इतनी जल्दी, ये रेंज से शायद निकले भी ना। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक्शन इस काउंटर पर भी आपको बनते हुए दिख सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एसपीएल मिड कैप्स में हेमांग सर, बताएं आपकी आज की पोजिशनल कॉल कौन सी है? सो दीप, पोजिशनल पिक में मैंने डिफेंस स्टॉक को चुना है, भारत डायनेमिक्स, और इसका जो प्राइस टारगेट है वो 1140 का रहेगा। तो ये कंपनी और ये जो सेक्टर है वो एक अच्छा लाइमलाइट में है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी उसमें पॉजिटिव एक्शंस दिए जा रहे हैं। और दूसरा, अगर ट्रिगर्स की बात करें तो रिसेंटली जो ऑर्डर फ्लोज आए हैं वो काफी बढ़िया है। ऑर्डर बुक लगभग 13,700 करोड़ की हो चुकी है। एक्सपोर्ट साइड पे काफी बड़ा काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो थीम है डिफेंस की वो और 1-2 साल भी चल सकती है। और मीडियम टर्म के हिसाब से अगर आप देखें उसका चार्ट पैटर्न तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और हमें लगता है कि इसमें एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है विद अ 12% काइंड ऑफ एन अपसाइड। प्राइस टारगेट 1140। ओके, 1140 के प्राइस टारगेट के लिए बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में करें खरीदारी। पोजिशनल पिक के तौर पर हेमांग सर को आया है पसंद। आइए मेहुल कोठारी साहब की भी पोजिशनल पिक ली जाए। बताएं सर, आपको क्या पसंद है? अनिल जी, आज की मेरी जो पोजिशनल पिक है वो है रेलवे काउंटर्स में से है। हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स, आईआरएफसी हमने पहले एक बार लॉन्ग टर्म पिक में दिया है, उसके बाद आरबीएनएल भी बहुत बार कवर किया है। तो आज जो मेरा पोजिशनल पिक है वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल कॉर्पोरेशन इसलिए बिकॉज काफी अच्छा खासा करेक्शन इसमें आ गया है और अब मैंने रिवर्सल देखा है वीकली चार्ट्स पर, तो 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 104 के स्टॉप लॉस इसको बाय करना है और अपसाइड टारगेट में समझता हूं 134 का आना चाहिए कुछ महीनों में। ओके, तो ये है आपके लिए रेलटेल जिस पर करनी है खरीदारी। रिसेंटली हमने रेलवे स्टॉक्स में एक्शन देखा था, इनफैक्ट आज सुबह भी रेलवे स्टॉक्स अच्छा कर ही रहे हैं और उसमें रेलटेल भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए राकेश जी कुणाल जी से भी ले उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सर बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज फिर से एक बार चुना है वीएसटी इंडस्ट्रीज को, जिस पर पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है। स्टॉक एक रेंज में लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2-3 सालों से स्टॉक एक बड़ी रेंज में है और अब हम देख रहे हैं कि रेंज के निचले लेवल से स्टॉक में वापस से एक रिकवरी आते हुए दिख रही है। स्टॉक रेंज के अपर एंड तक जाएगा और होपफुली उसके पार भी जाने की पूरी ताकत दिख रही है। तो मौजूदा स्तरों पर और गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, नीचे की रेंज में चल रहा है, एक सस्ता ब्लू चिप है। अगर आप देखें तो प्री कोविड जो लेवल्स थे उससे काफी नीचे चल रहा है और जब इसको फोमो होगा तो पकड़ में नहीं आएगा। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे बाय करें एंड होल्ड एंड सेट टाइट। 4500 के टारगेट्स के लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज में निवेश की राय है। ओके, वीएसटी इंडस्ट्रीज ले देकर कहीं कहीं बंसल जी की चैनल से काम आई जाती है। कभी आईटीसी, कभी गॉडफ्रे फिलिप्स, कभी वीएसटी इंडस्ट्रीज। क्यों मंसल जी? नहीं अनिल जी, चैनल चेक तो अनिल जी काम आती है। चैनल चेक अनिल जी जी बिजनेस का भी काम आता है। अभी कल परसों आप लोगों ने एक स्टोरी रन करी थी वो लिकर के ऊपर, रेडिको खैतान ने अनिल जी इल्जाम लगाए थे कि वो उसका माल नहीं बिक रहा है। करेक्ट। तो भी अनिल जी मेरा एक वो चैनल चेक रह गया था अनिल जी। वो उसने बोला था कि यूबीएल का सामान बिक रहा है, शिवास की लॉबी चल रही है, शिवास रीगल की जो पेरेंट कंपनी है। अनिल जी दिल्ली के किसी भी क्लब के अंदर, अनिल जी दिल्ली के किसी भी क्लब के अंदर शिवास लीगर अनिल जी शिवास का जो प्रोडक्ट है अनिल जी वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा। यहाँ पर भी अनिल जी लॉबी है, कहीं नहीं मिलता अनिल जी। मुंबई में अनिल जी मैं तो दिल्ली के क्लब में जाता हूँ अनिल जी, मुंबई वाले तो बुलाते नहीं है। दिल्ली में तो मैं आ जाओ मुंबई में, दीप की तरफ से इनविटेशन आपको, आ जाओ।
ओके वागले साहब भी बुला रहे हैं, काफी देर से बोल रहे हैं कि बंसल जी को देखा नहीं। देखो जी वागले साहब, मैं बुला तो लूंगा अनिल जी, लेकिन वो शिवास वो खुद ले आए। अगर वहां मिल जाता तो आते ही क्यों फिर। मतलब इनडायरेक्टली वागले साहब कह रहे हैं आप जहां हैं वही ठीक है। ओके आइए बढ़ते आगे, और अब खास हमारा खास सीरीज का वक्त है मार्केट आउटलुक, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। किया जाए स्वागत। राहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये मार्केट बिल्कुल हम बात कर रहे थे 2-4 दिन पहले कि वो बारात में कैसे चलते हैं ना, बारात 4 कदम चलती है फिर 10 मिनट रुकती है फिर 4 कदम चलती है, वैसा तो लेकिन पहुंच जाएगी ना जहां इनको पहुंचना है डेस्टिनेशन पे। व्यू क्या है मार्केट का, डायरेक्शन क्या है? बारात लंबी चलती है अनिल जी, आई थिंक ये पूरा साल निकल जाएगा बारात में मेरे हिसाब से, बट आई थिंक एक ब्रॉड सा रेंज है अनिल जी। आई थिंक जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगर हम क्वार्टर देखें तो लोगों को लगा था कि पहला हाफ जो है वो खराब रहेगा और दूसरे हाफ में रिकवरी आ जाएगी और 24 में स्ट्रांग होगा। अब तक के जो 4 महीने गुजर चुके हैं ठीक ठाक गुजरे हैं। एक छोटा सा ब्लिप था सिलिकॉन वैली बैंक का, लेकिन वो भी काफी हद तक मैनेज हो गया। तो अब तक जो रिसेशन की बात हो रही थी वो अब तक आई नहीं है यूएस में। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं अभी, तो ऐसा लगता है कि जो वो ट्रेड अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सोचा था उसका उल्टा शायद हो जाए। तो जो पहला हाफ अच्छा होना था वो तो हो चुका, लेकिन मुझे लगता है जो दूसरा हाफ है उसका विपरीत होगा मुझे लगता है। तो आई थिंक एक कॉशन थोड़ा बनता है। आई थिंक वी आर एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज अनिल जी। आई थिंक 16, 16.5 और 18.5 का ये साल में आई थिंक बाकी के 8 महीने निकल जाएंगे। 16, 16.5 नीचे, 16.5 नीचे, 18.5 ऊपर। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई डेटा पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट को 10% से ज्यादा तोड़ भी सकते हैं, और ऐसे कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है जहां से 10% से यहां से उछाल भी आ सकती। तो यू आर लिटरली बैंग इन द सेंटर। तो ये ट्रेड लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जैसे आरबीआई के पॉलिसी के दिन आपको याद होगा निफ्टी 16,900 था, पॉज आया, वहां से 800-900 पॉइंट की रैली आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर रेंज बाउंड मार्केट तब थकावट देता है एनर्जी जब रेंज बहुत छोटा होता है। यू नो अगर 500 पॉइंट का रेंज हो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक 2000 पॉइंट का रेंज है तो आपको खरीदारी के मौके भी मिलेंगे 16.5-17 के बीच में, और आपको बिकवाली का भी मौका मिलेगा 18-18.5 के बीच में। पॉइंट ये है कि आज की डेट में कौन सा ट्रेड लेना है, लॉन्ग या शॉर्ट, और उसमें मैं थोड़ा इस वक्त कंफ्यूज हूं। लेकिन अनिल जी आई थिंक इन्फोसिस को छोड़ के आंकड़े काफी हद तक ठीक ठाक ही आए हैं। देयर हैज नॉट बीन एनी शॉकर इन अर्निंग्स सो फार। जो बैंकों के हैं, बाकी आईटी कंपनीज के भी, ऐसे इन्फोसिस को छोड़ के ऐसे कुछ डरावनी रिजल्ट या कोई कमेंट्री अब तक तो नहीं आई है। तो आई थिंक हो सकता है कि यू नो थोड़ा साल सुस्ती में निकल जाए। मतलब आप नया हाई भी नहीं देख रहे हैं, कोई 18,500 19,000 हो जाए बस, मतलब हाई के आसपास पहुंचकर। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। आई थिंक उससे ज्यादा थोड़ा देखिए अनिल जी, ये जो 23 रहा है ये पहला नॉर्मल ईयर रहा है पोस्ट कोविड, जहां पे कोविड बिल्कुल नहीं था। तो ये आपका बेस सेटिंग ईयर बन जाता है। तो आई थिंक ये जो FY24 शुरू हुआ है ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जैसे जैसे हम दिवाली के आसपास आ जाएं और लोगों को लगे कि अगला साल अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है कि हम वहां पे 19,000 का एक डार्ट मार सकें। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि, क्योंकि देखिए अनिल जी दूसरी रिस्क ये भी है कि लोग बोल रहे हैं कि शायद इस साल बारिश थोड़ी ठीक ठाक ना हो। तो वो भी एक रिस्क है इन्फ्लेशन के तौर पर। और जैसे RBI गवर्नर साहब ने भी कहा था कि एक सिर्फ उस पॉलिसी के लिए पॉज थी उन्होंने, ही हैज नॉट कॉल्ड एन एंड टू रेट हाइक्स। तो जो 8 तारीख को फेड की बैठक है, अगर वहां पे भी रेट हाइक हो गया तो दोबारा हम पे प्रेशर आ जाएगा। तो जैसे आप बारात की बात कर रहे हैं तो ये एक पिंग पोंग का गेम भी चल रहा है दोनों के बीच में। तो आई थिंक एक ब्रॉड रेंज पकड़ के चलिए। इस वक्त मुझे लगता है कि ट्रेड लेना थोड़ा दिक्कत वाला सीन है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि पहले 18.5 आएगा कि 16.5, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेगा, इतनी तो मुझे क्लैरिटी है। लेकिन अगर आप थोड़ा बायस लेने की बात करें तो मैं 65-35 ऑन द पॉजिटिव साइड कहूंगा। ओके 65-35, 65% अपसाइड। हाँ, थोड़ा अपसाइड की तरफ, अपसाइड थोड़ा सा व्यू ज्यादा। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि ब्रेक लग के धीमे धीमे चलेगा, आप बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं। ब्रेक लगाने के आपने 3-4 कारण भी बताए, तो ज्यादा नहीं गिरेगा उसके कारण क्या है, सपोर्ट किस वजह से आएगा? देखिए अनिल जी, ज्यादा नहीं गिरेगा। एक तो इन्फ्लेशन इज इन द प्राइस, यहां से बेस इफेक्ट इतना स्ट्रांग है वो आपके फेवर में ही जा सकता है। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि अगर एक रेट हाइक और भी हो गए तो वो भी आउट ऑफ द सिस्टम है।
तेल के दामों को अगर 100 तक जाना था अब तक जा चुके होते हैं, क्योंकि ओपेक ने भी कट कर दिया, युद्ध भी चल रहा है अभी तक, तो वो नहीं हो रहा। तीसरा, आपकी रुपी भी ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हो रही, वो 82 के आसपास होल्ड कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद 6 महीने पहले वेरिएबल्स थे, लेकिन अभी काफी हद तक एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। तो आई थिंक अगर कॉर्पोरेट अर्निंग ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करे तो आई थिंक यू आर प्रिटी मच इन द प्राइस। ये थोड़े हिकअप्स हो सकते हैं, आपको किसी दिन यूएस में कुछ हो गया 500-600 पॉइंट, बट आई थिंक 10% हियर और देयर इज नॉट। पर ये है जी, एक ये रहता है कि जो 5 साल का बुल मार्केट था ना 2003 से 8, वो तब से नहीं आया है। आई एम होपिंग कि वो आ जाए कहीं ना कहीं। एक अगर 5 साल का विंडो मिल जाए तो कमाल हो जाए, क्योंकि जो आपके फॉल्स भी हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। नहीं तो आप ये 2022 से 5 साल का विंडो नहीं ले रहे कि 2022 से 7,500 की निफ्टी से कोई 5 साल का गिन लें, तो 2.5 साल अभी बाकी है। इस बात पे एक्चुअली मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ, तो वो कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो आई एम होपिंग कि भारत का दौर आए। आई थिंक प्री इलेक्शन ईयर भी है, अगर मार्केट को डिजायर्ड आउटकम मिल गया। देखिए अनिल जी, पिछले 5 साल में इतना कुछ हो चुका है ना, डीमॉन, जीएसटी, रेरा, आईबीसी, एनसीएलटी, बैंकरप्सी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं म्यूचुअल फंड्स में, एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेजेस में, इतने सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स कि मुझे नहीं लगता कि अब इंक्रीमेंटली यहां से कुछ करना बाकी है। तो उसका फल आपको शायद अगले 5 साल में मिल जाए। तो ये हो सकता है कि 2024 से 2029 तक जो अगले 5 साल की सरकार है, अगर आपका इंडेक्स 15% कंपाउंड कर जाता है उस 5 साल के बेसिस पे, तो आपका हेडलाइन इंडेक्स तो डबल हो ही चाहिए ना। तो यू विल प्रॉब्ली बी एट समवेयर क्लोज टू 40,000 निफ्टी बाय 2028-2029। करेक्ट। तो आई थिंक ये 1 साल का एक पेन है, ले लीजिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि जब आप बीमार होते हैं तो आप घर पे बैठते हैं, आप रिकवरी का टाइम देते हैं। तो 7,500 की निफ्टी 18,500 हुई थी, लोग मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट 14 महीने में 2.5x रिटर्न आपको मिल गया था ना। लाइफ में हर एक चीज एकदम लीनियर फैशन में ऊपर या नीचे नहीं जाती है। नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल, आपको याद होगा अनिल जी, 10 साल तक रिलायंस भी कंसोलिडेट हुआ था, 10 साल तक हिंदुस्तान लीवर भी, और ये सब बहुत ही नैरो रेंज में चले थे। लेकिन जब ऊपर में टूट के ऊपर ब्रेकआउट करके निकले थे, तो देन बोथ दी स्टॉक्स बिकेम मल्टी बैगर्स। लीवर तो 10x हो गया था, रिलायंस ऑल्सो वेंट अप 6-7x। सो आई थिंक वो एक ऐसी स्थिति है जो अब कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगले 5 साल के दौर में होने, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर साल 15% मिले, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में अगर आपका निफ्टी 60-70% बढ़े, मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जब आप FY29 को FY28 में डिस्काउंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि देयर इज अ रीजनेबल चांस कि आप 35-40,000 के निफ्टी के बीच में हो सकते हैं, अगर आपका 4-5 साल का व्यू है। 2029 के इलेक्शन के पहले तक हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही कि लीवर की भी बात की कि 10x हो गया, रिलायंस 7-8x हो गया। कोई ऐसा स्टॉक अभी है आपके ध्यान में जो या आपको ख्याल है कि ये स्टॉक ऐसा है जो इसी तरह का मूव दे सकता है, 7-8-10 साल से इसने कुछ किया नहीं, चांस बन सकता है? देखिए अनिल जी, कुछ लोग कहेंगे बिकॉज ऑफ द स्टॉक आई एम अबाउट टू मेंशन के व्हाट आर यू स्मोकिंग, लेकिन मैं आईटीसी बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। देखिए अनिल जी, मैं आईटीसी पे मैं कहूंगा कि ये स्टॉक अच्छा क्यों कर गया है। बहुत अंडर ओन्ड स्टॉक था, करेक्ट, राइट। ESG फंड्स ये वगैरह। अब जब मुझे याद है, मैंने जब अपना करियर चालू किया था कुछ एज ए कंज्यूमर एनालिस्ट कुछ 18 साल पहले, तो उस वक्त भी आईटीसी का जो टोबैको से एबिट कंट्रीब्यूशन था वो 80% आता था। आज भी 80% है। जो कैश बुक्स पे है वो 20 से 25 हजार करोड़ की है। उसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी डिप्रेस्ड हो जाता है। जैसे लीवर ने एक बहुत भयानक एक्विजिशन की, राइट, आईटीसी भी कर रहे हैं, ये थोड़ा सैवलॉन ले लिया ये वो, लेकिन ये 2-4 करोड़ के एक्विजिशन से कुछ होगा नहीं। करेक्ट। मेन इसका एबिट कंट्रीब्यूशन हमेशा टोबैको से ही आएगा। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ कर जाए कि वो बोले कि टोबैको का एबिट 80 से 70 या 65 हो गया, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, तो अनिल जी आज की डेट में क्या है ना कि आज भी आफ्टर आईटीसी डूइंग एज वेल एज इट हैज, अब अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पे देखेंगे तो ये आपको 26 टाइम पे ही मिल रहा है
राइट। इसके रिटर्न रेशियोज जो हैं आपको 25-27 के बीच में ही मिल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट वेटेड एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक इन द इंडेक्स। करेक्ट, राइट। अगर एक एनालिस्ट को इस पे बाय रिकमेंडेशन डालनी है तो उसको 20% का अपसाइड अगर वो दे देता है तो वो चिपका देता है, राइट। तो उसको सिर्फ 30x मल्टीपल देना है। करेक्ट, पीए एक्सपेंशन करेगा तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, सिर्फ 30x। आप देख लीजिए आज की डेट में नंबर 1 एमएनसी ब्रोकर से लेके जो छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन ब्रोकर है, अगर उसका आईटीसी पे बाय है वो 29-30 का ही मल्टीपल दे रहा है, उससे ज्यादा किसी का नहीं है। तो अगर ये रिटर्न रेशियो 35-40 तक चले गए तो मुझे ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि आईटीसी का मल्टीपल भी 45-50 एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आईटीसी अगर सही कर जाए तो इट इज नॉट ओनली अ डबल, इट इज अ ट्रिपलर फ्रॉम हियर, बिकॉज इतना डिप्रेस्ड वैल्यूएशन है एफएमसीजी सेक्टर के मुकाबले, where most stocks are trading between 50 and 65 times, right? तो क्या ये अगले एक साल में होगा मुझे पता नहीं, बट आई थिंक इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्टॉक्स टू हैव, जहां पे कोई कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी नहीं है ना। अब देखिए रिलायंस इज एंटरिंग इनटू ब्यूटी, इज एंटरिंग इनटू फाइनेंसेस, तो उस पे बजाज फाइनेंस, नाइका, सब पे आपको एक इंपैक्ट दिख रहा है। Correct. ये मार्केट लीडर है, होटल्स का बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक एक छोटा सा कैपिटल एलोकेशन की जिसे हम पॉलिसी बोलते हैं ना, कुछ ठीक हो जाए तो ये आई थिंक कमाल हो सकता है। दूसरा आई थिंक अनिल जी, केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है, केमिकल बोले उससे पहले थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये हमारे बड़ा दिल के करीब है आईटीसी, थोड़ा सा लगातार 200 रुपए से लगातार बुलिश शेयर, कई बार लोग, और अच्छी बात ये कि इसमें सबको लेने का मौका भी दिया इसने आराम से, जितना समय जब, और हर एक प्राइस पर, और डिविडेंड ऑलरेडी अच्छा खासा दे ही चुका है। अब भी किसी के पास है तो प्यार से होल्ड करें, आराम से डीमेट अकाउंट में पड़ा रहने दें, रोज रोज भाव न देखें। ये राय है आपके लिए राहुल सर की तरफ जी। अब केमिकल बिजनेस की आप बात करें। हाँ देखिए अनिल जी, देयर आर नॉट टू मेनी लार्ज कैप केमिकल कंपनीज इन इंडिया। अगर आप ग्लोबली देखें तो बहुत सारे लार्ज कैप हैं। हम लार्ज कैप केमिकल्स की बात करते हैं तो शायद हम टाटा केमिकल्स, यूनाइटेड फॉस्फोरस, पीआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एसआरएफ की बात करते हैं। कुछ चुनिंदा 4-5 ऐसे स्टॉक होंगे जिनकी मार्केट कैप 25-30 हजार करोड़ के ऊपर होगी। तो अगर ये चाइना +1 जिसकी हम बात कर रहे थे कोविड में, देखिए प्रॉब्लम ये हो गई थी अनिल जी के, हमें जो चीज अच्छी लगती है ना हम कूद पड़ते हैं उस पर, करेक्ट, राइट, और फिर उसकी डिमांड हम इतना कर देते हैं कि वैल्यूएशंस केमिकल सेक्टर्स की ऑब्सीन हो गई थी, वो एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस पे चले गए थे, राइट। लेकिन अगर ये चाइना, अगर कोई आज की डेट में फैक्ट्री लगा रहा है और चाइना से या वहां की प्रोडक्शन शिफ्ट हो रही है, तो वो बंदा तो 1-2-3 साल का व्यू तो नहीं ले रहा ना, वो उसको फंड मैनेजर के तौर पे थोड़ी देख रहा है, वो ले रहा है 15-20 साल का व्यू। तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे स्मॉल कैप केमिकल कंपनीज मिड कैप बन जाएं और मिड कैप लार्ज कैप बन जाएं। ओके, राइट। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ व्हाट हैपेंड विद द आईटी सेक्टर 20-25 इयर्स बैक आने जी, मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे विनर्स मिलेंगे। तो आपको गेन चुन के, आई थिंक आई एम वेरी, जैसे आपने अगर थीम की बात करें ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा थीम हो सकता है, केमिकल वाली थीम, बहुत बड़ा, स्पेशली एग्रो केमिकल्स, एग्रो एंड स्पेशलिटी दोनों में जो, हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि देखिए जो अपना ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा रहे हैं, आई थिंक अगर आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर्स देखें, मोटा मोटी जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं 4 से 6x का फिक्स एसेट टर्नओवर, जिसका 3x भी अगर फिक्स एसेट टर्नओवर है, अगर 1000 करोड़ का प्लान डाल रहा है या 2000 करोड़ का प्लान डाल रहा है, वो 3 से 4000 करोड़ की रेवेन्यू तो देख ही रहा है ना। और अगर आपको इंक्रीमेंटली प्राइसिंग पावर मिल जाए तो ये सब मार्जिन एक्रीटिव ही हो जाता है इफेक्टिवली। करेक्ट, तो क्यों नहीं, हमें तो आज भी लगता है लाइक नेम्स लाइक मिनिटी ऑर्गेनिक्स हो या एसआरएफ हो, नवीन फ्लोरीन हो, आज की डेट में ये शायद आपको एक्सपेंसिव दिखें, पर अगर हम 5 साल बाद बात करें आप देखेंगे इनका स्केल बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक इट कुड बी एनीथिंग आज की डेट में, क्योंकि हमने ये देखा नहीं है ना। सही बात है, जैसे हमने आईटी सेक्टर का भी नहीं देखा था, लेकिन हुआ, करेक्ट, राइट। तो अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका कैपेक्स कंप्लीट हो जाए, इनमें से रेवेन्यू आ जाए, इनके कैश फ्लोज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। एक और सेक्टर जो आपकी एक्सपर्टाइज उसके नजदीकी है, क्योंकि एफएमसीजी पर आप बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, न्यू एज कंपनीज ये सारी, कोई पेटीएम, नायका, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, इन सारे इस पूरे स्पेस पे क्या व्यू है आपका? देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि जब लिक्विडिटी आसान थी तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब लिक्विडिटी टाइटनिंग के मोड में जब से दुनिया चली गई है तो थोड़ा टफ रहा है। इनमें से 2 नामों का जिसका आपने जिक्र किया, उसमें तो रिलायंस एंट्री कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पे।
राइट। रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने केवी कामत को भी ले लिया और ब्यूटी सेगमेंट में भी जा रहे हैं। उनका इम्पैक्ट हाउ इट पैन्स आउट ऑन नेम्स लाइक पेटीएम, बजाज फाइनेंस, नायका, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो छोटे पैमाने पे काम नहीं करते, अगर किसी सेक्टर में जाते हैं तो दे वांट टू बी द इंडस्ट्री लीडर इन दैट, चाहे कोई भी वो इंडस्ट्री लीडर हो। तो बट मुझे लगता है अनिल जी के वो एक दौर था, जैसे 2008 में जब रियल एस्टेट कंपनीज लिस्ट हुए थे, या आपको याद होगा 1999 2000 में बहुत सारे आईटी कंपनीज थे, उनका आज जिक्र भी नहीं होता। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसे होंगे, ये रहेंगे और ये ग्रो भी होंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि इनके कैश फ्लोज नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी नहीं है, फ्री कैश फ्लो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लॉसेस हैं। और ये सारे से सारे जो आईपीओज हैं ये मोटा मोटी ऑफर फॉर सेल्स थे, ये टू ग्रो द बिजनेस कैपिटल नहीं था, टू गिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी एन एग्जिट था। तो उस वक्त अच्छा लग रहा था, लेकिन एवरीथिंग एट अ प्राइस अनिल जी। आई थिंक इंक्रीमेंटली अगर आपको लगे कि ये कैश फ्लो की तरफ जा रहे हैं या प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इनमें एक ट्रेड बन सकता है। जैसे मैं एक तरफ से हैरान हूं कि जोमेटो ऑलरेडी 100 रुपया नहीं है। इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा। विमेंस प्रीमियर लीग हो गया है, T20 वर्ल्ड कप हो गया है, IPL डिलीवरी के बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप, फीफा वर्ल्ड कप हो गया था। इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर का दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें फीफा वर्ल्ड कप और मेंस 2020 वर्ल्ड कप था, लेकिन उसके बावजूद जोमेटो ऊपर नहीं गया। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स आ गए थे ना, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, वो प्रॉफिट पे चलेगा बस। हाँ, तो वो जैसे अमित जी का बहुत फेमस गाना ना, वो भी एक पल का किस्सा था। ये भी एक पल का किस्सा है। तो जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलेंगे कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा है। तो आई थिंक थोड़ी दिक्कत रहेगी अनिल जी, मुझे लगता है। लेकिन जिन कंपनियों में लग रहा है कि प्रॉफिटेबल होने की तैयारी है, आपको लग रहा है कि लॉसेस कम हो रहे हैं और कैश फ्लोज की तरफ जा रहे हैं, तो ये बिजनेसेस इवेपोरेट नहीं होंगे। हाँ, इतना तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप 15 से 25 के एज ग्रुप में अगर किसी भी युवा से पूछें, ये इनकी लाइफ बन चुकी है। आज की डेट में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना हो, और एक्चुअली वो उस एज ग्रुप में जो आ भी रहे हैं, सिर्फ सैलरी अकाउंट की वजह से क्रेडिट कार्ड है। ट्रांजैक्शंस या तो यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, इन्हीं पे हो रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। आज की डेट में भी पूरी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन चली गई है। तो बिजनेस अलग होता है, स्टॉक अलग होता है। ये बिजनेसेस रहेंगे और बड़े होंगे, क्योंकि ये आदत बन गई है। जैसे सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये आदत बन गई है। मतलब ये वैसा हाल था ना, एक जमाने में हम कैश देके टिकट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते तो लोगों यार क्रेडिट कार्ड ज्यादा बढ़िया है, वो कैश उसके बाद झंझट लगने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो क्रेडिट कार्ड झंझट लगने लगा। बिल्कुल। कौन पॉकेट में रखे, निकाले, दिखाए, वो करे। और ये तो अनिल जी आपको रेडी वाला तक आपको यूपीआई की फैसिलिटी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं कि एफ्लुएंट इंडियंस, ये मतलब रूरल इंडिया तक जा चुका है। तो आई थिंक द क्वेश्चन टू आस्क इज, कैन द डिसरप्टर्स बी डिसरप्टेड? एब्सोल्युटली राइट। अगर वो हो गया तो दिक्कत वाली बात है। और ये ही मुझे कुछ सेक्टरों में, चाहे फाइनेंस हो या ब्यूटी हो, रिलायंस के आने के या जो भी हो, आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। बिकॉज अनिल जी आप देखेंगे 2021 में जो आईपीओ आए थे ना, 2022 में जो आए थे वो उनके बिल्कुल विपरीत थे। करेक्ट। एक भी लॉस मेकिंग कंपनी 2022 में नहीं आई है। सबकी पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 2021 में था, क्योंकि क्यूई का दौर था, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, तो वो चल गया। लेकिन वक्त की बात है। बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत डीप इंसाइट आपने दी और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बड़ा फायदा होगा। जल्द आपसे और मुलाकात करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात पहली बार। जी हाँ, आज खुला है आईपीओ मैनकाइंड फार्मा का। इसके टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बात, जानेंगे आईपीओ के बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका न्यूज पर यूज में, और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ की। आज से इस कंपनी का आईपीओ खुला है। पहले मैं जरा आपको जानकारी दे दूं कंपनी के बारे में। 1991 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और हमारे भारत के बाजारों में बिक्री के लिहाज से चौथी देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, और सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। जाहिर सी बात है, फार्मा कंपनी तो फॉर्मुलेशंस बनाने और इसे बेचने का कारोबार करती है। जो पूरी आय आती है कंपनी के,
ये समझ लीजिए लगभग पूरे ही 97-98% हिस्सा हमारे यहाँ इंडिया में जो इनकी सेल्स उसी आती है, यानी कि बाहर बहुत कम कारोबार है। 36 ब्रांड है कंपनी के पास में, 25 से ज़्यादा प्लांट पूरे देश भर में फैले हुए हैं। ये है कंपनी की डिटेल्स। अब आईपीओ की डिटेल्स देता हूँ मैं आपको। आज खुल रहा है आईपीओ, परसों बंद होगा 27 तारीख को, और 8 तारीख को लिस्टिंग होगी। टेंटेटिव डेट यही है। 1026 से 1080 रुपए ये प्राइस बैंड रखा गया है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 शेयरों के लोट में अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल लोट की एप्लीकेशन लगाने वाले लोगों को 13 शेयरों में अप्लाई करना चाहिए। 4326 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा अपना हिस्सा बेचेंगे। ये उनकी तरफ से है। अब आइए जो मार्केट कैप है, ये इंटरेस्टिंग है दीप। 41,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, तो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी आपके लिए बाजार में उतरती हुई दिख रही है। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं टॉप मैनेजमेंट से। राजीव जुनेजा साहब मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर हैं, वाइस चेयरमैन हैं और एमडी भी है। 1992 से आप कंपनी के साथ है, यानी कि लगभग 30 साल हो गए आपको कंपनी के साथ जुड़े हुए। आइए जुनेजा साहब का किया जाए स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर आईपीओ पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर 1992 से आपकी कंपनी है, राइट? देश की सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, चौथी सेल्स के लिहाज से। सर इतने साल क्यों लगाए प्राइम आईपीओ लाने के लिए? आप किस चीज के लिए वेट कर रहे थे? थैंक यू सो मच फॉर यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इतने साल से लगाए कि कुछ पहले बन जाएं तब आईपीओ लाएं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फिर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कंटिन्यूसली कैश जनरेट कर रही है और उसके अंदर 2 इन्वेस्टर्स थे, तो आपका कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स के साथ में कमिटमेंट होता है कि भाई आपको उनको एग्जिट देना है, तो इसलिए उनका टाइम था एग्जिट देने का। तो जिसकी वजह से ये जो आप बोल रहे हैं ऑफर फॉर सेल, ये उनको एग्जिट देने के लिए स्टार्ट हुआ था अब से 1-1.5 साल पहले। और जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उनका थोड़ा सा उनका मन बदल गया कि नहीं, हम पूरा एग्जिट नहीं करेंगे, हम आधा एग्जिट करेंगे। मैं बता देता हूं कि 2 इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें एक है कैपिटल इंटरनेशनल और दूसरे क्रिस कैपिटल। ओके, तो ये एग्जिट स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कैपिटल इंटरनेशनल को एग्जिट देने के लिए। लेकिन जो इस ऑफर फॉर सेल है उसके अंदर वो 5% दे रहे हैं, क्रिस कैपिटल 2.5% दे रहा है, और 10% करने के लिए एज ए गुड टीम स्पिरिट 2.5% हम लोग दे रहे हैं। परफेक्ट सर, इतना टाइम लगा। नहीं ठीक बात है सर। ये आपकी विनम्रता है कि आप कह रहे हैं कि कुछ बन जाए उसके बाद लाए। अब तीसरी कंपनी तो सबसे बड़ी आप बन ही चुके हैं, इतना लंबा इंतजार भी निवेशकों को न कराएं कि पहली कंपनी बनने के बाद लाए। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपके बारे में पढ़ रहा था, जो आमतौर पर जब भी है ना वो कंपनी का बैकग्राउंड आता है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड आता है, तो बड़ी क्वालिफिकेशन और सारा एक्सपीरियंस सब लिखा होता है। आपके कोई क्वालिफिकेशन लिखी हुई नहीं है आपके डीआरएचपी में। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि एक कोई बिना डॉक्टरेट वाली डिग्री लिए या फार्मा से रिलेटेड कोई डिग्री लिए बगैर, या तो आपने लियर लिखी नहीं, या अगर नहीं लिए तो फिर इस लेवल की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी आपने बनाई कैसे? कहां से ख्याल आया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए और इतनी बड़ी कंपनी में बना सकता हूं? इसमें मैं करेक्शन करता हूँ, ये कंपनी जो स्टार्ट करी है वो मेरे बड़े भाई ने करी है, जिसका नाम है रमेश जुनेजा, जो चेयरमैन है जी। हम उनके पीछे ही चले हैं बस, और जैसा फैमिली में होता है। और वो काम करते थे लुपिन लैबोरेटरीज में एज ए मैनेजर। ओके, उन्होंने छोड़ा और 95 में, आई शुड करेक्ट यू, 95 में कंपनी स्टार्ट करी गई थी। इसका इनकॉर्पोरेशन हो सकता है 91 में हुआ था, लेकिन 95 में इनको स्टार्ट किया था 50 लाख रुपए की कैपिटल से। और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, इसलिए मेरी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखनी चाहिए लोगों की। मैं काम करता था सही में सीरियसली कह नहीं सकता आपको देख के कोई, और जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से आपका बिजनेस पे कंट्रोल है, नॉलेज है, समझ है। सर बताइए सर, ये कैसे हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप फॉर एग्जांपल 1 साल मेडिकल स्टोर चलाए जी, जो मेडिकल स्टोर के पीछे खड़े होते हैं और जो आगे खड़े होते हैं उससे दुनिया अलग होती है। आपको चलता है पता है पेशेंट क्या सोचता है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, मेडिकल रैप्स और कंपनी को क्या सोचते हैं, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। फिर मैंने काम किया अपने भाई के अंडर में 9 साल एज ए मेडिकल रैप।
और 9 साल जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट होते हो तो भाई बोलता है तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, सुबह 8 बजे घर से निकल जाओ और 10 बजे से पहले घर मत आना। तो 9 साल मैंने ऐसे काम किया एंड ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, चाहे वो मेडिकल स्टोर पर बैठना पसंद नहीं था, सफाई करना, उसकी झाड़ू लगाना पसंद नहीं था, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, बाद में आपको बड़ी काम आती है। ये दुनिया का दस्तूर है। जब सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हम बात करते हैं अपने स्ट्रगल की, लेकिन जब टाइम स्ट्रगल का होता है तो उससे भागते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे भी लगता है मतलब सबसे ज्यादा मजबूत सब्जेक्ट स्कूल में वही रहता है जिसके टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जो हम उस समय नापसंद करते थे। ये टीचर बड़े स्ट्रिक्ट, होमवर्क ना करो तो बड़ी डांट लग जाती है और पढ़ाते भी बहुत जरूरत से ज्यादा है, लेकिन वही सब्जेक्ट आपके मजबूत हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और आपने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। अब आइए सर थोड़े आईपीओ के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी पोस्ट आईपीओ 76.5% रहेगी स्टेक, यानी 1.5% जो सेबी की थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो आगे चलते हुए ये भी घटानी पड़ेगी, कब तक घटाना होगा सर? रूल के हिसाब से 3 साल के अंदर करना पड़ता है, जो कर देता है। 76.5 से 75 के अंडर में आना होता है आपको। 3 साल का समय है, अभी कोई जल्दी नहीं है, राइट? हाँ जी। अच्छा सर, अभी एक चीज और जो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आपका पूरा फोकस जो है वो इंडियन मार्केट्स पे, राइट? 97-98% आपका रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। यही फोकस रहने वाला है या अब आईपीओ के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? अगर आप कहानी सुने मैनकाइंड की, तो मैनकाइंड कहानी ऐसी है कि 95 में जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास जब पैसे कम होते हैं ना आदमी के पास, तो उसके पास दिमाग बहुत चलता है। बिल्कुल सही है सर, 100%। जब पैसा आने के बाद अपने आप को खुद समझदार समझने लगते हैं लोग। तो कंपनी को हमने स्टार्ट किया बॉटम अप, गांव से, छोटे शहरों से स्टार्ट किया। हमने बोला कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ी कंपनियों पर नहीं है, ये जर्नी हमारी है। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस भी जगह पर जाएंगे, आपको 27 साल पुरानी कंपनी है तो 27 साल पुरानी हम यूपी में है, 26 साल पुराने हम पंजाब हरियाणा में होंगे, 25 साल पुराने हम मध्य प्रदेश राजस्थान में होंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये इवॉल्व करें। हमने एक बार में पूरा हिंदुस्तान लॉन्च नहीं किया, हमने किसी भी कंपनी को फॉलो नहीं करा, बड़े कॉन्ट्रेरियन रहे हैं, कभी भीड़ में नहीं गए। प्राइस के अंदर हमने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। हम फेमस है इस बात के लिए कि मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपको लोग बोलते हैं अरे आपकी इतनी सस्ती तो क्या दवाई है, तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। बट अगर आप एज ए होल मैनकाइंड को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी 27 फैक्ट्री हैं, 75% प्रोडक्ट्स हम अपने आप बनाते हैं। जब आप अपनी फैक्ट्री में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और सारी की सारी जो फैक्ट्रीज है जीएमपी सर्टिफाइड है, 3 फैक्ट्री यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, तो हाईएस्ट क्वालिटी दे सकते हैं आप। एक और एडवांटेज होता है सर, ये आप तब कह रहे हैं कि आप यूएस में हार्डली एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपने यूएस एफडीए कंप्लायंट प्लांट रखे हैं। अगर आप यूएस के अंदर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें और वेनिला प्रोडक्ट करें, जो प्राइस में कम प्राइस एक दिन होगा, कंपटीशन आएगा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हम सिर्फ यूएस के अंदर वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं जो डिफिकल्ट टू मेक है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें नेचुरली हम कमांड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्राइस दे सकते हैं। अदरवाइज क्या फायदा? आप एक साइड टेक्निकली काम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, नेक्स्ट ईयर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। डे 1 से हमारा फोकस रहा है हिंदुस्तान की तरफ। ओके, जितना है उतना ही रहेगा। 97% हमारी सेल्स आती है इंडिया से, वैसे ही रहेगी। हाँ सर, पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है, आप क्यों इंडिया से बाहर जाएंगे? बात सही भी है। और यहाँ अगर लोगों को ज्यादा सस्ती दवाएं मिल पाए। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि आप अपने कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं हिंदुस्तान में? कौन सी कंपनियां हैं? बड़ी यूनिक कंपनी, हम इसको अपना कंपटीशन में किसी को मानते नहीं। आप सुनिए, ऐसे मानते हैं हम लोग। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास कंज्यूमर डिवीजन भी है, और कंज्यूमर डिवीजन कहने के लिए नहीं है, उसमें मैनफोर्स कॉन्डोम जो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है वो भी है कॉन्डोम्स के अंदर, ड्रैगन न्यूज भी है जो नंबर 1 है और उसमें 80% मार्केट शेयर है, अनवांटेड 72 है वो भी नंबर 1 है, एक्ने स्टार है वो भी नंबर 1 है। उसके अलावा हमारी R&D भी है। जब आप R&D स्टार्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसी जर्नी है जिसकी कोई डेस्टिनेशन है कि नहीं है। हमने मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक एक हार्मोन है जिसका नाम है डाइड्रोजेस्ट्रॉन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी की मोनोपोली थी, एबर्ट की। तो मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि हमें R&D स्टार्ट करनी चाहिए,
9 साल लगे हमारे को उस हार्मोन को क्रैक करने के लिए। और ये हमारी बड़ी यूनिकनेस है कि कितनी जगह पर वो ट्राई हो रहा हो, कितनी चाइना भी ट्राई कर रहा होगा, हम ऐसी कंपनी बन पाए जिन्होंने उस प्रोडक्ट को क्रैक करा। और आज वही ब्रांड हमारा 2 साल पहले 3 साल पहले लॉन्च किया है, तो 200 करोड़ से ऊपर का है। कितनी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि 80% मार्केट के अंदर उनकी रीच है डॉक्टर्स के पास, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर में। और प्रिस्क्रिप्शन वाइज हम नंबर 1 है, लेकिन रेवेन्यू वाइज हम 4th। इसका मतलब बेसिकली क्या आता है कि हम डिस्पाइट ऑफ स्ट्रांग होने के प्राइस में ध्यान रखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट मैन इन द लास्ट, और गरीब आदमी को भी पहुंच जाए हाईएस्ट क्वालिटी का। इस तरह से है जो एक मिडिल क्लास वैल्यू होती है ना, वही हमारी कंपनी के अंदर, उसी के पॉइंट से सोचते हैं। इट्स ए वेरी यूनिक काइंड ऑफ ए कंपनी। हमेशा कैश रिच रहे हैं, कभी डेट नहीं लिया, ये भी इसमें खास बात है। 97% इंडिया के अंदर है, ये भी इसके अंदर खास बात है। तो आपको ऐसी कंपनी कितनी मिलती है आप बताइए। और क्रॉनिक सेगमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 34% का है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1.4 टाइम्स हमारा ज्यादा। करेक्ट। तो सर आपने ये डिसाइड ही कर रखा है कि आप उसी सेगमेंट में घुसेंगे जहां आप नंबर 1 या नंबर 2 बन सके, राइट? क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स की आपकी पोजीशनिंग देख रहा था, 2-4 छोड़ दें जो टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं होंगे, बाकी 1-2 मतलब जहां आपकी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हो। जब हमने स्टार्ट किया था 95 में, और हमारी पहले साल 5 करोड़ की सेल थी और दूसरे साल हुई 10 करोड़ की सेल। उसके बाद से एक ही फिलॉसफी रखी है जो हम 1 साल में कर रहे हैं, क्या हम 1 महीने में कर सकते हैं? इसी फिलॉसफी पे 95 में 50 करोड़, 2000 में अप्रोक्सीमेटली हमने करा, 95 में किया हमने 5 करोड़, 2000 में किया 50 करोड़, 2007 में किया हमने 500 करोड़, 2018 में किया 5000 करोड़। इसी में चलते हैं। तो मनोज साहब फिर इस फॉर्मूले से हिंदुस्तान की नंबर 1 डोमेस्टिक फार्मा कंपनी कब तक बन जाएंगे सर? आपको पता है कि रेगुलेटरी के हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक बात। अच्छा, अब आपकी आईपीओ में जो कुछ रिस्क फैक्टर्स है उन पे मैं थोड़ा सा आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक जो बड़ी चीज दिख रही, कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में भी है। लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आप इतनी बढ़िया और दिग्गज फार्मा कंपनी है, आपको क्या जरूरत है रियल एस्टेट का कारोबार करने की? तो जरा उस पर आप बताएं सर। बहुत पहले, अब से 12-1 साल पहले हम लोगों ने एक रियल एस्टेट के अंदर स्टार्ट किया था, और उसके कुछ रीजंस रहे थे। हमारे बहुत बड़ा 20,000 लोग हैं मैनेजमेंट में काम करते हैं, उसके अंदर हमारी और ट्रेनिंग्स के ऊपर डे 1 से हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो हमने कहा कि हम उसको अपना ट्रेनिंग हाउस ही बन जाएगा। बट गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में हम उससे भी, हमारे को कोई उससे प्यार नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट उससे भी हाइव ऑफ कर दिया जाएगा उसको। That's a kind of a thought process. Okay. दूसरी चीज जो सर आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो लगातार बढ़ रहा है, थोड़े से डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या खास वजह सर? कभी भी हमारी जो सेल हमेशा बढ़ती रही है। जो हमारे डेट्स हैं, आप डेटर्स की बात कर रहे हैं, डेट्स नेट हमारे हमेशा हम कैश पॉजिटिव रहे हैं। डेटर्स जी, मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारे अच्छा डेटर्स बढ़ गए हैं, मतलब जो उधार वाले लोग बढ़ गए हैं, उसका रीजन क्या है? आप कोविड के टाइम से निकल रहे थे, उस टाइम पर जब कोविड के टाइम पर टाइम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, तो आप कोशिश क्या करते हैं कि आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री हो, कोई शॉर्टेज ना हो जाए। कीपिंग दैट इन माइंड हमारे थोड़े से डेट्स जो डेटर्स है बड़े होंगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि जो आपका अल्टीमेट बिजनेस है उसका काम बेसिकली क्या है कि किसी भी टाइम पर शॉर्टेज हो उसके अंदर। और सर कुछ इन्वेंट्रीज के राइट ऑफ आपने लिए हैं पिछले 2 साल में। वित्त वर्ष 2021 में करीब 40 करोड़ का था, वित्त वर्ष 2022 में 120 करोड़, और ये 9 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के रहे हैं उसमें 140 करोड़। ये राइट ऑफ किस तरह के, और क्या ये आगे भी रेगुलर रहेंगे सर? ये वन ऑफ मान लीजिए कि कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम होता है बड़ा अनसर्टन टाइम होता है। आप सोचते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत बिक जाएगा, और आप हमेशा कोशिश होती है कि शॉर्टेज नहीं होगी आपकी कभी भी, और अचानक कोविड चला गया। तो ये वन ऑफ एक टाइम का ही होता है, और जिसकी वजह से और दूसरा हमारा क्या इंटेंशन रहता है कि बिकॉज हिंदुस्तान आज भी बहुत डिपेंड करता है एपीआई के लिए चाइना के ऊपर, तो कोशिश रहती है कि हम लोग कभी शॉर्टेज ना हो, तो एपीआई भी फालतू ही मंगा के रखते हैं, जिसकी वजह से ये आपको दिखते हैं सरप्राइजेस कभी कभी। ठीक बात है। जुनेद साहब,
काफ़ी हद तक कंपनी को जनरली जब एनालिस्ट वैल्यू करते हैं आरओसी आरओई के बेसिस पे करते हैं, वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आपके दोनों ही आंकड़े अच्छे मजबूत नजर आते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स थोड़े से उसको निकाल कर देखें तो थोड़े कम होते दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आरओसी अभी लगभग आपका 31-32% के आसपास है। क्या आपको क्या लगता है अभी जो लेवल है वो रह पाएंगे, चूंकि थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं तो लोग समझना चाहते हैं किस तरह की कमाई, किस तरह के रेशियोज रह सकते हैं कंपनी के? 3-4 उसके रीजन हैं, ये मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूचर के बारे में ना बोलते हुए। पहली बात, आप सबको पता है कि विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना के अंदर और चाइना को बंद कर दिया गया था, तो एपीआई के प्राइसेस उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 25-30% बढ़ गए थे। तो नेचुरली जब एपीआई की प्राइस बढ़ते हैं तो आपके क्रॉस मार्जिन के ऊपर 2-2.5% का फर्क वहां में पड़ गया था। एक बात, पिछले 3-4 साल के अंदर चूंकि हमारा बहुत बड़ा फोकस है क्रॉनिक साइड की तरफ, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 18 नई डिवीजन स्टार्ट करी हैं, 3500 लोग रखे हैं। एक उसके अलावा हम लोगों ने एक कंपनी को एक्वायर किया पेनेशिया बायोटेक, उसके एम्प्लॉयज भी आए थे। दूसरा, तो अप्रोक्सीमेटली 1% का जो आपका कंप्रेशन पड़ा है, दबाव पड़ा है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर पड़ जाता है। और कुछ इसके अलावा जब आप एक कंपनी को लेके मर्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वन ऑफ एक बार वाला कोई एक्सपेंस होता है, वो हुआ है। तो ये ऐसे हैं कि फॉर्चुनेटली नंबर 1 कि जो एपीआई के प्राइस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, काफी हद तक हो गए हैं। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट हमारे को मौका मत देती है हर बार प्राइस बढ़ाने का, तो वो बढ़ गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब काफी पहले से बेहतर हो गया है। और पास को देखिए और फ्यूचर के बारे में आप रिज्यूम कीजिए कि कहाँ जा सकती है कंपनी। सर आप कैश रिच हैं और जो फ्री हैं? जी सर बताएं। ओके, आप कैश रिच हैं, कैश फ्लो आपके पॉजिटिव हैं। हाल ही में आपने एक एक्विजिशन भी किया था पेनेशिया के बिजनेस का। ये बताएं सर आगे इरादा क्या है? आपके 30 से ज्यादा प्लांट ऑलरेडी हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ ही रखनी है या अब साइज बड़ी करने के लिए आज से आप कुछ और एक्विजिशन भी करेंगे, दोनों तरह से करेंगे? क्या विचार है आपका? देखो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जी। अब हमारी फिलॉसफी पास की क्या रही है, हमेशा ऑर्गेनिक ही हमने ग्रो करा है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम हमने पेनेशिया बायोटेक को लिया। उसके रीजंस हैं कि उसका ग्रॉस मार्जिन हमसे ज्यादा था, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास क्रॉनिक सेगमेंट के वो सब प्रोडक्ट्स थे जो हमारे पास नहीं थे। तो जब भी आप कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो ये देखते हैं कि वो कंपनी आपकी कंपनी में आने के बाद वैल्यू एडिशन करती है कि नहीं करती। तो उसने सब तरफ से वैल्यू एडिशन किया। उनके पास एक पेटेंट प्रोडक्ट है सिटकॉम, वो हमें मिल गया। उनके पास एक एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है ग्लाइजिड, जो रैंकिंग नंबर 2 पर है, वो हमें मिल गया। इसके अलावा जो उनका बहुत ही नीश एक थेरेपी एरिया है ट्रांसप्लांट बिजनेस। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर 2000 डॉक्टर्स होंगे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें से 400-500 डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो मैक्सिमम काम करते हैं। वो डॉक्टर्स बहुत ही नीश है और उनका वो बहुत बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से हमने इसको लिया है। और जैसे ही अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास धीरे धीरे आ रही है, तो हमारे ग्रॉस मार्जिन और बढ़ जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड हमारा एम क्या है, क्या चाहते हैं? नेचुरली अगर हमें मौका लगेगा M&A का और जो वैल्यू एडिशन होगा कंसीडर जरूर करेंगे। इतना ही बोल सकता हूँ फिलहाल मैं आपको। ठीक बात है। अच्छा सर, आखिर में जाने से पहले कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है आप नियमों से बंधे हैं, लेकिन कंपनी को लेकर आपका विजन क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपने सोचा हो शॉर्ट में, मैं ये समझना चाहता हूँ क्या बनाना चाहते हैं आप इसे? मैनकाइंड का जो विजन बेसिकली शुरू से हमारा एक है कि वी वांट टू बी द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड देन फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज जब तक आप अंदर से नहीं बनेंगे बाहर से नहीं बन सकते। एंड कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक हमारे जो हीरोज हैं वो टाटाज और इन्फोसिस हैं, उस तरह का वैल्यू सिस्टम ला सकते हैं, वैसे बन सकते हैं। कोशिश यही, दैट इज द वे वी बेसिकली लुक टुवर्ड्स मैनकाइंड। ऐसे देखते हैं मैनकाइंड को। सर मजा आ गया आपसे बात करके और विजन समझ के, कंपनी के बारे में सुन के और समझ के। मतलब ये बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है कि बिना किसी बड़ी क्वालिफिकेशन के, और आप खुद कह रहे हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद आपने, आपके भाई साहब ने, सबने मिलके इस तरह की कंपनी बनाई है। हेड्स ऑफ सर, बहुत बहुत बधाई हमारी स्वीकार करें और आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपका आईपीओ खुला है, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आपकी कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस रही है आईपीओ की और आगे कैपिटल मार्केट में जो आपकी इनिंग शुरू होने जा रही है वो भी वैसी ही दमदार है।
धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। धन्यवाद। राजीव जुनेजा साहब, मैनकाइंड फार्मा आज आईपीओ खुला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी। दीप, कल सुबह एब्सोल्युटली 8 बजे हम विश्लेषण करेंगे। आज उनसे पूरी मुलाकात हुई है, विजन समझा हमने मैनेजमेंट से, अब रेशियोज और सारे वैल्यूएशंस के हिसाब से कल हम इस आईपीओ पर विश्लेषण आपको देंगे, पैसा लगाए या नहीं। आइए, तब तक विश्लेषण देने को तैयार है आपके लिए जय ठक्कर भी एक कैश का ऑप्शन लेके आ रहे हैं। उससे पहले एक बार जैकपॉट शेयर ला रहे हैं, उससे पहले हेमांग सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी। माफी चाहता हूं सर, थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा चल गया है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और बड़ा मजा आ रहा था सुनने समझने में। ऐसे इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से तो हम थोड़ा भावनाओं में बह गए सर। बताएं सर अपनी शॉर्ट टर्म पिक। सर शॉर्ट टर्म पिक है केईआई इंडस्ट्रीज, प्राइस टारगेट 2060, और ये कंपनी ईपीसी और कंज्यूमर दोनों की कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के रिलेटेड भी उसके अंदर हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तिमाही के नतीजे बहुत बढ़िया थे, तो हमें लगता है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है और ये तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से केईआई इंडस्ट्रीज में बाय कर सकते हैं, प्राइस टारगेट 2060। परफेक्ट, केईआई इंडस्ट्रीज खरीदने की राय। मेहुल सर बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, आज की हमारी शॉर्ट टर्म पिक है वो है एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम। एक रेंज ब्रेकआउट आया है 34 के आसपास, 34 के आसपास ही लेना है इसको। 3250 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 37 का। ओके, बंसल जी दिल से कूद कर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज उनका भी पिक ऑफ द डे एसजेवीएन ही था और आपकी शॉर्ट टर्म पिक भी यही, तो स्वीकार आप भी दिल से कर लीजिए। आइए, तब तक जय ठक्कर के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर खरीदने की सलाह है, जो भी 184.40 पे ट्रेड कर रहा है। दो टारगेट दूंगा नीचे इसके, 189 एंड 192, ये दो टारगेट से लिए खरीदना है और 181 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 189, 192, 181 का स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर खरीदे, ये राय जय की तरफ से। सरकारी बैंकों में भी एक्शन भरपूर, एक्शन बाजार में भरपूर। दिन के हाई पॉइंट की तरफ निफ्टी आता हुआ दिख रहा है दीप, 17,765 के आसपास से बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास मजबूती के साथ 150 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी, साथ ही मेहुल कोठारी साहब, हेमांग सर, वागले साहब का डबल हो गया। कोई बात नहीं सर, आपका डबल शुक्रिया। धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी जगह पर सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।